हेलो गाइस, नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को खोलने के लिए। आज के वीडियो का टॉपिक है हाउ टू स्कोर अबव 96 इन इंग्लिश क्लास 10th इंग्लिश के बोर्ड में। भैया क्या चीजें ऐसे मैं कर दूं ताकि मेरे 95 के ऊपर आए, जो कि मेरे आज तक कभी 90 के ऊपर इंग्लिश में नहीं आए। चाहे मैं 8th में आईसीएसई बोर्ड में था, चाहे मैं 9th में भी आ गया सीबीएसई में, आज तक मैं 70 के ऊपर पाया ही नहीं हूं। तो बोर्ड में ऐसा क्या कर दूं कि मेरे 95 के ऊपर आ जाएंगे? अ वैलिड क्वेश्चन। बहुत सारे लोग का ऐसा ही क्वेश्चन रहता है, ठीक है। मेरे दिमाग में भी यही था। मेरा आया था इससे पहले कि नहीं आया था? हाँ, आ गया था, 9th में आ गया था। खैर 8 तक तो मैं आईसीएसई में था, तो वहां पर मुश्किल से आ पाता था। एंड 8 की आईसीएसई तो पता ही है सब लोग को, डिफिकल्ट रहती है थोड़ी, है ना, सीबीएसई के कंपैरिजन में। बट खैर वो अलग टॉपिक है, ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते, मेन मुद्दे पे आते हैं। मैंने अपने हर एक वीडियोज में, क्लास 10th के हर वीडियो में मैंने ये बात कही है कि इंग्लिश एंड हिंदी आर द डिसाइडिंग फैक्टर दैट वेदर यू विल बी स्कोरिंग अबव 95% और नॉट। एक बार और फिर से बोलते हैं, इंग्लिश एंड हिंदी आर द डिसाइडिंग फैक्टर, जो कि आपको एक इंसान से बहुत ज्यादा आगे ले जाएगा और एक इंसान से बहुत ज्यादा पीछे ले जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने अपने दोस्तों का बताया भी है कि क्या हाल हो गया था उनका, अगर जिसमें वो 99 98 पा रहे थे मैथ साइंस सोशल साइंस में, इंग्लिश में 82 पा गए थे, तो हाल बेहाल हो गया था। ठीक है, तो भैया आप जल्दी बता दीजिए एंड मुझे जानना है ये सारी चीज़ें, ताकि मैं भी पाऊँ इंग्लिश में 96 मार्क्स। तो मेरे खुद के 96 नंबर आए थे, ठीक है। एंड मैं यहां पर आपको ये रिटन गारंटी दे रहा हूं कि ये सारी चीज़ें जो अप्लाई करेगा उसका आएगा ही आएगा, ठीक है। आपको YouTube पे बहुत सारे वीडियोस दिखेंगे, बहुत सारे वीडियोस, हाउ टू स्कोर अबव 95 इन इंग्लिश, ये कर दो तो 2 महीने में तुम्हारे आ जाएं। मुझे बाकियों का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, लेकिन आपको ये जो कंटेंट मिल रहा है ना, ये कंटेंट आपको जो मिल रहा है, हर एक चीज जो डिस्कस्ड हुई है वो आपको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन रेयरली मिलेगा। मेजॉरिटी में मैंने जितने भी यूट्यूब पे कंटेंट देखे हैं वो सिर्फ कंटेंट के नाम पे डिलीवर्ड हुए हैं। अच्छे कंटेंट बेशक है, लेकिन वो बहुत कम है, ठीक है। एंड मजे की बात तो यह है ना कि आप सिर्फ सुनो तो उसी इंसान से जिसके रियलिटी में आए हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके आए नहीं होते हैं, लेकिन हाँ भाई बताना जरूर है, सबको बताना है कि इस वाले पब्लिकेशन से कर लो, एनएस वाले पे कर लो, ठीक है। उस पे नहीं, आपका भाई फ्रेश पिछले साल ही 96% तो टोटल आए थे, 96 नंबर आए इंग्लिश में। तो मैंने कौन सी चीजें अप्लाई की तो वो मैं आपको बताने वाला हूं। मुझे बताना पड़ता है, ये चीज मुझे हर बार बतानी पड़ती है, क्योंकि अगर कोई नया सदस्य आएगा एंड वो देख रहा है तो उसने नहीं ना वो रिजल्ट वाले व्लॉग वाली वीडियो देखी है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा कुछ भोकाल वोकाल के लिए भैया आप तो हर समय क्या करते हैं। खैर साइड कर दो इसको। द वेरी फर्स्ट पॉइंट, नहीं, इन सारे पॉइंट्स के पहले मैं आपको वो तो दिखा दूं जो आपने थंबनेल में फोटो देखी होगी, जिस किताब की आपने फोटो देखी है, यहीं पे मैंने रखी है, इंग्लिश की ऑल इन वन। यार ये किताब ना, मैंने इससे पहले एग्जाम आइडिया साइंस के ऊपर बनाया, तो मैंने बुक की इंपॉर्टेंस बताई। इंग्लिश के में सब्जेक्ट में आ जाओ एंड देन हिंदी सब्जेक्ट में आ जाओ, इन दोनों में ऑल इन वन, मतलब आपको वो, मतलब कुछ भी करवा के वो 95 के ऊपर दिलवा देगी। कुछ भी करवा के इन सेंस आपको वो इस तरीके का कंटेंट प्रोवाइड करवाएगी। ये किताब की बात कर रहा मैं, ये मुझे इस तरीके से पढ़वाई है, हर एक चैप्टर की बात कर रहा। पोएम हो गया तो उसमें जितने भी एक्सट्रैक्ट थे, तो जितने स्टैंजास थे तो उनकी मीनिंग हो गई, एंड देन द क्वेश्चंस, एंड देन द प्रीवियस ईयर, एंड देन द एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ग्रामर इसमें जितने जिस टाइप की दी हुई है एंड जिस टाइप की राइटिंग है। ऑसम किताब है, इंग्लिश और हिंदी के लिए ऑल इन वन रिकमेंडेड है आपके भाई की तरफ से। यहां पे मैंने लिखा है ऑल इन वन इंग्लिश। अगर नहीं खरीदी और खरीद लो। क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि मुझे कोई खास टीचर नहीं मिला था यार, ठीक है। स्कूल की बात कर रहा मैं, मुझे उतने कुछ खास टीचर नहीं मिले थे। हाँ मेरे हिसाब से तो नहीं थे। क्यों? क्या होता था, रीडिंग वर्क ज्यादा होता था, ठीक है। अब एनसीईआरटी खड़े हो, रीड कर लो, अच्छा रीड हो गया तो उसके बाद क्वेश्चन आंसर लिखवा दो। एक्सप्लेनेशन तब मिलता था जब आप एकदम जाओ एंड पर्सनली 1-on-1 आप इंटरेक्ट करो, तब जाके मिलता था। एंड उसमें भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता था, क्योंकि चेंजिंग ही होते रहेगा कि कभी कुछ समय के लिए टीचर आए तो कभी कुछ समय के लिए आए, एंड ऑल टुगेदर बहुत ही बकवास था, मुझे कुछ खास नहीं लगा था। तो उसके लिए ये किताब एक टीचर के तौर पे काम करेगी। तो प्लीज़ अपने भाई का कहना है ले लो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी लेने वेने से। ऑल इन वन रिकमेंडेड है सब लोग के लिए, ऑल इन वन। बाकी सब्जेक्ट का नहीं पता, लेकिन हाँ 2 सब्जेक्ट के लिए, इंग्लिश और हिंदी अभी साइड भी कर दो, इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो ऑल इन वन इज वेरी मच रिकमेंडेड। द वेरी फर्स्ट पॉइंट, रीडिंग पैसेज आता है
पेपर में, सैंपल पेपर आपने देखा होगा, रीडिंग पैसेज आता ही है, ठीक है, 9th के पेपर में रीडिंग पैसेज आता है, तो उसमें जितना एक्सट्रैक्ट दिया रहता है उससे क्वेश्चंस फ्रेम्ड अप रहते हैं, उन्हें आंसर करना रहता है। फर्स्ट क्वेश्चन 15 मिनट रीडिंग टाइम। हाँ, इस वाले पॉइंट का कहने का मतलब ये है कि जब आपको पेपर मिलेगा, लाइक हाफ ईयरली आपका पेपर हुआ, ठीक है, प्री बोर्ड आपका पेपर होगा, बोर्ड होगा, तो उसमें 15 मिनट रीडिंग टाइम मिलता है। जैसे ही इंग्लिश का पेपर मिले, जैसे ही लिया आपने पेपर, तुरंत उस 15 मिनट में पैसेज रीड करना, पेपर को नहीं देखना है कि इसमें फॉन्ट में इतनी गलती, अरे ये गलती हो गई, सर को बोलते हैं तो थोड़ा वोकल बनेगा, नहीं, पेपर लेना है, सबसे पहले वो पैसेज वाले को पढ़ना है, एंड पैसेज वाले को पढ़ के कितने बार रीडिंग करें भैया, नंबर ऑफ रीडिंग शुड बी मिनिमम 3, नंबर ऑफ रीडिंग शुड बी मिनिमम 3 बार तो रीड करना है। अच्छा, कैसे रीड करना है, यहां पर मैंने लिखा नहीं है, रीडिंग टाइम में फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब सबसे पहले जब आप रीड करो तो पैसेज, जब आप रीड करने जा रहे हो, उस पैसेज वाले क्वेश्चन को टैकल करने जा रहे हो, तो उसमें क्वेश्चंस रहते हैं, क्वेश्चन पहले पढ़ लो आप कि हाँ, नैन्सी ने उसको थप्पड़ क्यों मारा, नैन्सी रो के क्यों चली गई, नैन्सी क्या ये सब कांड वांड कर दी, पेपर पढ़, क्वेश्चन पढ़ लो, ताकि थोड़ा अंदाजा मिले कि हाँ, मुझे ये हंट करने के लिए जाना है उस पैसेज में, इसका मुझे शिकार करना है, ये वाले इंफॉर्मेशन को मेरे को निकाल के, निचोड़ के, प्यारे से आभूषण लगा के प्रस्तुत करने हैं उस कॉपी में। कुछ ज्यादा इंग्लिश नहीं हो गया, तो ऐसा करना है, तो क्वेश्चन रीड कर लो, और मिनिमम रीडिंग 3 बार होना चाहिए। काफी बार है, मैंने बहुत सारे लोग को देखा हुआ है कि जैसे ही घंटी बज जाती है तो वैसे ही सब लोग पैसेज लिखना भी स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब यहां पर जिन लोग ने बहुत ज्यादा फास्ट रीडिंग होती है तो 3 रीडिंग कर ली तो वेल एंड गुड, लेकिन कुछ लोग तो रीडिंग ही नहीं करते हैं, 1 रीडिंग कर लिया, अरे हाँ समझ आ गया, अरे बहुत आसान है, बहुत आसान है, जल्दी जल्दी लिखते जा रहे हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये अपने साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो पैसेज के मामले में। अब आप इतना पॉइंट क्लियर हो गया होगा, मैं ज्यादा एलैबोरेट नहीं करने वाला। 3 बार रीडिंग, ठीक है, पहला सबसे पहले क्वेश्चन देख लेना है, और 15 मिनट जो रीडिंग टाइम मिला है उसमें इधर उधर नहीं देखना है, चीटिंग वाला अरेंजमेंट सॉर्ट आउट नहीं करना है, क्वेश्चंस रीड करने हैं, एंड दैट इज अ पैसेज वाला पार्ट। ओके, फुटप्रिंट्स एंड फर्स्ट फ्लाइट, मतलब ये कहने का मतलब है जो दो किताबें आपकी, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है, हाँ, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट एंड द फर्स्ट फ्लाइट, ये जो 2 किताबें हैं आपकी, राइट, तो इन 2 किताबों को आपको 10 से 15 बार खत्म कर देना है। खत्म मतलब ये नहीं करना है कि मैंने थोड़ा सा जलाया, अरे बच गया भैया, बोले 10 बार और जला रहे हो, और जला, खत्म कर दियो, चीर फाड़ दियो, गाय को दे दियो, वो खा रही है, ऐसा नहीं करना है। मतलब आपको मैंने क्या किया था, मेरी स्ट्रेटजी आपको शो बताता हूं, खैर वो आप लोग नहीं अप्लाई कर पाओगे क्योंकि अब उसका टाइम चला जा चुका है। समर वेकेशन की बात कर रहा, समर वेकेशन मैंने RS अग्रवाल कंप्लीट की थी, एंड ये जो 2 किताबें थी उसमें से ये पहली किताब आती है, नहीं, पहली तो फर्स्ट फ्लाइट आती है, ये वाली पहले पढ़े थे हम लोग, तो फर्स्ट फ्लाइट को मैंने पूरा का पूरा खत्म कर दिया था, पोएम को छोड़ के मैंने हर चैप्टर रीड कर लिया था, उसमें जो टफ वर्ड्स थे मैंने जान लिया था, और जान लिया था इन सेंस मैंने मीनिंग देख ली थी, एंड देन अच्छे से मैंने उसको निपटा दिया था। बट खैर वो तो बात की बात है, ये तो मैं अपना बता रहा। आपको क्या करना है, आपको फुटप्रिंट्स विदाउट फीट एंड द फर्स्ट फ्लाइट, इसमें जो पोएम वाला मटेरियल है वो पोएम वाला टोटली आपको यहां से करना है, ऑल इन वन से करना है, ऑल इन वन पे पूरा रिलायबल रहना है, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है एंड उसे देखना है, प्लस इसके साथ साथ जो चैप्टर्स आ रहे हैं इन 2 किताबों में खूब पढ़ना है, इतना ज्यादा पढ़ना है इन 2 किताबों से। एनसीईआरटी की बात कर रहा मैं, ऑल इन वन पे मत चले जाओ, उसमें तो समरी लिखी हुई है, एनसीईआरटी को पढ़ते जा रहे, इतने बार पढ़ते जा रहे हैं। मजे की बात तो मैं बताऊं कि जब बोर्ड का पेपर था तो उससे कुछ समय पहले भी मैं एनसीईआरटी ही रीड कर रहा था। क्यों रीड कर रहा था, क्योंकि उसमें रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आता है, तो वो थोड़ी बहुत दिक्कत कर सकता है, बट क्या है, यहां पर तो समरी लिखी रहती है, 10 से 15 बार आपको करना है। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा आपको, राइट। थर्ड पॉइंट, ऑथर के नाम, सिंपल पॉइंट है, ऑथर के नाम याद होने चाहिए, ठीक है। वीडियो एंड हो रहा है, समय कुछ बचेगा पढ़ने के लिए, अच्छा टारगेट में इंग्लिश है, ऑथर के नाम याद कर लेना, ठीक है, ऑथर के नाम याद कर लेना, 2% एक्स्ट्रा एज मिल जाएगा अपने कॉम्पिटिटर से, ऑलराइट। उसके बाद वाले पॉइंट पे चलते हैं, ग्रामर ऑल इन वन प्लस प्रीवियस ईयर। मतलब क्या है भैया ग्रामर ऑल इन वन प्लस प्रीवियस ईयर? ग्रामर में आपका एडिटिंग वॉमिटिंग आता है यार। ग्रामर जो है ना, मुझे शुरुआत से बहुत इसकी मतलब अजीब लगी है, और मन नहीं करता है पढ़ने का, और समझ नहीं आ पाता है कि कैसे इसको पढ़ें, क्योंकि गलती हो ही जाती है, चाहे जितना भी आप वो सेंटेंस रीऑर्डरिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। सेंटेंस रीऑर्डरिंग वाला आ गया तो एक आध तो नहीं हो पाता है, अब खैर कभी कभार हो जाता है। एडिटिंग वॉमिटिंग आता है, एरर आता है, उसके लिए ऑल इन वन पे फिर से चलते हैं। एंड ऑल इन वन पे आपका
आपका यहाँ पर क्लॉजेस दिया हुआ है, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारे जितने हैं काफ़ी बुरी तरीके से मैंने किया हुआ है। तो ये जो जितना ये दे रहा है आपको एडिटिंग करने के लिए, एंड यहाँ पर ये दिया है कि सीबीएसई 2013 में आया, सीबीएसई 2010 में आया, 2009 में आया, 2017, 16, 17, इतने बार लगा लो कि याद हो जाए। एंड इसमें ऐसा नहीं याद करना है कि अ कैट के बाद ऑन आ रहा है तो मैंने ऑन याद कर लिया, नहीं, लॉजिक ढूंढो इसका, अच्छे तरीके से इसको आप स्कैन करो, और जो वायरस दिख रहे हैं, वायरस के ये सब ये क्या हो गया मेरे साथ, ये जो मैं लाइन बोलता हूं आपको कि आप इसको स्कैन करो एंड द वायरस जो दिख रहे हैं, तो वायरस मतलब आपको जो चीजें क्लियर नहीं हो पा रही हैं तो उसको आप डेप्थ एनालिसिस में डालो, एनालाइज करो एंड बाद में उसको आप क्लियर करो। सपोज प्रेपोजिशन से आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो प्रेपोजिशन को, उस टॉपिक को थॉरली आप रिवाइज कर लो, ठीक है। ग्रामर में सिर्फ इतना कर लेना, क्या करना, ऑल इन वन करना, प्रीवियस ईयर करना। भैया ऑल इन वन में कहां दिया हुआ है, क्वेश्चंस भर के दिए हुए हैं, वहां पे प्रीवियस ईयर भी दिए हुए हैं, लेकिन भैया तब ऑल इन वन ही कर लूं मैं, तब प्रीवियस ईयर आपने एक्स्ट्रा क्यों लिखा? इसलिए लिखा जनाब क्योंकि प्रीवियस ईयर वाला जो है वो अलग मोटी किताब आती है, मैंने दिखाई नहीं तो ऑसवाल्ड पब्लिकेशन की, तो उसे भी कर लेना, तृप्ति मिलेगी, ठीक है। तृप्ति मतलब संतुष्टि। तो खैर दोनों करना है, ऑलराइट, ये पॉइंट क्लियर होगा सब लोग को। लॉन्ग आंसर, अब लॉन्ग आंसर की स्ट्रेटजी क्या होती है? बिफोर इंसिडेंट आफ्टर भर के आंसर। ये क्या लिखा है भैया? बिफोर इंसिडेंट आफ्टर भर के आंसर। लॉन्ग आंसर में सी मेरे टाइम में जो मेरा पेपर था उसमें 8 मार्क्स का लॉन्ग आंसर आया था, शायद 8 मार्क्स का लॉन्ग आंसर आया था, हाँ उतना ही मार्क्स आता है। आप लोग का मैंने सैम्पल पेपर देखा तो शायद 5 मार्क्स का था। अब सी मैं भी गलत हो सकता हूं, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। कहने को ऑल टुगेदर मतलब है जो लॉन्ग आंसर आता है, जो आपको बहुत ज्यादा 100 से 120 वर्ड्स में लिखना रहता है, उसमें पता है क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी रहती है? बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती है तो वो गलत हो जाता है, तो मिलता कितना है, 1-2 नंबर कट जाता है, तो 2 नंबर बहुत ज्यादा होता है। आप ये मत सोचना, क्योंकि आपका ग्रामर भी तो है, आपका वो भी तो दाव पे लगा है, राइटिंग सेक्शन। तो यहां पर जब आपको 100 से लेकर 120 दे तो पता है कैसे, तो मैं अब आपको बताता हूं किस तरीके से आपको उसे टैकल करना है। सपोज अगर क्वेश्चन आस्क्ड है कि वाली एक कैरेक्टर का नाम है, तो वाली अगर जब वहां पर जाती है, फेस्टिवल में जाती है, तो वो क्यों रोने लगती है? ये मैं कुछ कंटेक्स्ट में नहीं बता रहा कि आपके में सिलेबस में एज इट इज दिया होगा, जस्ट मैं एक क्वेश्चन इमेजिन करवाना चाह रहा हूं। तो वाली अगर फेस्टिवल में जाती है, ठीक है, तो वो क्यों रोने लगती है? ठीक है, ये क्वेश्चन है। इंसिडेंट इसमें यह है कि आपको सिंपल लिख देना। अगर आपको बोला होता कि एक सेंटेंस में लिख देना, तो यार तो एक सेंटेंस में आप लिखते, वो इसलिए रोने लगती है क्योंकि उसे मम्मी पापा की याद आती है, ठीक है, उसे मम्मी पापा की याद आती है। आप तो एक सेंटेंस में आपने निपटा दिया 100-120 जो वर्ड्स के क्वेश्चन थे। लेकिन यहां पर टिप और टेक्निक, इसमें दिमाग क्या लगाना रहता है, स्मार्ट वर्क क्या करना रहता है, वो ये करना है जो इंसिडेंट हुआ है उससे पहले क्या परिस्थितियां थी, क्या सराउंडिंग में माहौल था, ठीक है। जब इंसिडेंट हुआ उसके बाद क्या हुआ, जब वाली मिल गई अपने पापा से, वाली मिल गई अपने मम्मी से, तो वो कैसे मतलब बहुत खुश हो गई, और ये करने का मतलब गले लगाना था, हग कर रही है, फिर बाद में एंजॉय कर रही है, बहुत ज्यादा खुश हो रही है, खुशी के आंसू आ रहे हैं, ये सब आफ्टर इफेक्ट हो गया। अच्छा, इससे पहले वाला जो बिफोर था, तो बिफोर में सब कुछ सही जा रहा था, पेरेंट्स के साथ थी अपने, बट पता नहीं कैसे खो गई। तो जब खो गई तो ठीक है, आप समझ पा रहे हो लिंक, पहले मस्त जा रहा था, खो गई तो रोई किस लिए, याद आ रही थी, उसके बाद जब मिल गई तो गले लगाई, फिर जॉयफुल थी और बहुत अच्छा लगने लगा। तो ये तीनों का जब आप मिक्सचर लोगे तब इसको आप एग्जामिनर को दोगे कि हाँ ये है मेरा आंसर, और इसमें बहुत प्यारी प्यारी हैंडराइटिंग लिखोगे, कुछ मार्क्स नहीं कटेंगे, प्यार से भर के नंबर टिक, 8 में से 8, 5 में से 5 पक्का मिलेंगे। आपकी भैया आपकी गारंटी लेते हैं, नहीं गारंटी लेते हैं, पता चला बाद में कोई आने लगा भैया आपने तो ऐसे बोला था। ऑलराइट, शॉर्ट आंसर 6 से 7 लाइन वाला, इसमें क्या करना है, शॉर्ट आंसर 10 से 20 का आता है, 20 से 40 का आता है, तो उसमें आप ऐसा मत कर देना कि हाँ 2-3 लाख लिख देता हूं एंड देन काम बन जाएगा, नहीं ऐसा मत करना। प्री बोर्ड में मेरे साथ पता है क्या दिक्कत हुई? प्री बोर्ड में सर ने बहुत सारे नंबर काटे थे, मेरे 60s में नंबर आए थे, 65 आया था, पता नहीं बाद में बढ़ गया 70 या जो भी होगा, नंबर बहुत उसमें कटे थे। नंबर इसलिए कटे थे क्योंकि आधा नंबर वो काट ले रहे थे, क्योंकि कुछ पॉइंट उन्हें मिसिंग लग रहे थे। अब क्यों पॉइंट मिसिंग लग रहे थे? क्योंकि एक्चुअल में वो अच्छा मतलब लेंथ वाला आंसर नहीं था, 10 से 20 वर्ड अब हम समझे तो अब हमने लिख दिया यार 1-2-3 लाइन का, लेकिन उसमें आपको और थोड़े मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे। भरपूर पूरा का पूरा हर एक उसका जो एरिया है
वो पूरा का पूरा अच्छे से कवर होना चाहिए पॉइंट्स के मामले में, एंड वो पूरे पॉइंट्स आप प्रस्तुत कर रहे हो, मेक श्योर करना आप, ठीक है। मैं रिकमेंड करूंगा 5 से 7 लाइन, 6 से 7 लाइन में आप उसे हटा देना, ठीक है। 6 से 7 लाइन ज्यादा हो गया, 5 से 6 लाइन में आप कर देना। इंग्लिश के पेपर में टाइम भी मिल जाता है रिवीजन करने के लिए, जल्दी आप कर ले तो। मेरा तो हो गया था कंपैरेटिवली, और बाकी सब लोग का हो जाता है। ओके, लेटर। अब लेटर राइटिंग में क्या करें? लेटर राइटिंग में यहां पर ऐसे घूम जाता हूं मैं, फॉर्मेट, स्टार्ट, एंड। फॉर्मेट याद कर लो आप, ठीक है। फॉर्मेट आप याद कर लो। फॉर्मल है तो फॉर्मल तो ऑब्वियसली पता होना चाहिए आपको किस तरीके से लिखते हैं। इनफॉर्मल है तो वो भी, इनफॉर्मल आसान होता है, एंड इनफॉर्मल ही हमेशा मैं चूज करता था, तो ईजी होता है। फॉर्मल में थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है। एक सेकेंड, इसमें शायद इनफॉर्मल नहीं आता है, इंग्लिश में नहीं आता है। मेरे टाइम में तो न्यूज़पेपर वाला आया था, लेटर टू एडिटर वाला, तो उसमें तो खैर सारे फॉर्मल ही रहते हैं, तो फॉर्मल वाला देखना पड़ेगा। फॉर्मेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद ही कर लेना। स्टार्ट कैसे करें? अच्छा, अब स्टार्ट करने में ना आपको रीडिंग अपनी बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। रीडिंग मतलब आप ऑल इन वन से लेटर देख रहे हो तो उसमें लिखा हुआ है कि थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर डेली, ये लिखा हुआ है तो हाँ मुझे ये अच्छा लग गया। फिर मैं ओसवाल पब्लिकेशन के लेटर से देख रहा हूँ तो अच्छा ये अच्छा लग गया। फिर मैं बाद में सैम्पल पेपर देख रहा हूँ तो अच्छा मुझे ये अच्छा लग गया। ये सारे का मिक्सचर लो, कम से कम 3-4 आप स्टार्टिंग वाले अपने याद करके जाना कि हाँ मुझे अगर ऐसा आएगा तो मैं इस तरीके का लिखूंगा, एंड वो फ्लो बना रहेगा तो आपको कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा आता है। ओके, एंड आप कर देना अच्छे से, योर सिंसियरली। तो आपको कॉमा लगाना है नहीं लगाना है, ये सारी चीजें आप देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेटर में तो कम से कम आधा या 1 नंबर ही करना चाहिए या फिर नहीं कटना चाहिए। उसके बाद वाला पॉइंट, स्टोरी में क्या करें भैया? अब स्टोरी फॉर्म में भी क्वेश्चन आता है, आप लोगों ने देखा होगा। अब मुझे पता नहीं कि आप लोग में इस साल आ रहा है कि नहीं आ रहा, बट काफी लंबे सालों से आता आ रहा है, तो मैं इसलिए बता रहा हूं आपको। स्टोरी में आप स्टोरी पढ़ते रहो, ठीक है। आप यहां से पढ़ रहे हो, ऑल इन वन से पढ़ रहे हो, एंड देन ओसवाल पब्लिकेशन से, तो डिफरेंट चीजों से आप पढ़ोगे। तो आप क्या करो ना कि स्टोरी एक बार आप बनाओ, जो क्वेश्चन दिख रहा है तो अच्छा इसके बाद क्या होगा, तो आप स्टोरी फ्रेम अप कर दिए कॉपी में। अच्छा, जब आप फ्रेम कर दिए तो वो को हो गया, हद होती है। इस स्टोरी को आप कंपेयर करो उस स्टोरी से जो कि बुक में लिखी हुई है, एंड जब आप ये कंपेयर कंट्रास्ट करोगे आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाए कि अच्छा मुझे इस तरीके से इसमें घुमाना चाहिए था, इस तरीके से मुझे वर्ड्स ऐड करने चाहिए थे जिस तरह से इसमें हुआ है। हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। जैसे वाटर फ्लोज फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, नॉलेज ऑल्सो फ्लोज फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन लोअर कंसेंट्रेशन, ठीक है। मैंने बहुत ज्यादा बता दिया इसमें। स्टोरी बस पढ़ते रहना है ऑल इन वन से और ओसवाल पब्लिकेशन से, ठीक है। लास्ट पॉइंट, और ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुंदर हैंडराइटिंग। अगर आपकी सुंदर हैंडराइटिंग नहीं है ना, आप बहुत गंदा लिखते हो। सी यहां पर जिस तरीके से मैंने लिखा है, मैं भी अपने आप को नहीं कंसीडर करता हूं कि मैं बहुत ही ज्यादा अच्छा लिखता। बहुत सारे लोग, बहुत मस्त हैंडराइटिंग होती है। आपकी अगर बहुत ही गंदी हैंडराइटिंग है तो प्लीज मेरी आपसे विनती है कि आप उसे इंप्रूव करने लगो, क्योंकि एग्जामिनर अगर गंदी हैंडराइटिंग देखेगा तो आप लाख सारे पॉइंट्स लिखे हो, आपने लाख बहुत अच्छे से मेहनत की हो, लेकिन अगर आपने प्रस्तुत करने में गलती कर दी तो भैया मार्क्स कटेंगे ही कटेंगे। क्यों? क्योंकि हैंडराइटिंग आपकी चुभ रही थी उनके आंखों में। हैंडराइटिंग आपकी चुभ रही थी, आपको हैंडराइटिंग अच्छी करनी पड़ेगी। इसके लिए आप क्या करो, इसके लिए आप जब सारी चीजें कर रहे हो, मतलब पढ़ रहे हो सुबह से लेकर शाम तक, तो इतना दिमाग में लेके चलो कि अब जब मैं इंग्लिश लिखूंगा तो मुझे इस टाइप की हैंडराइटिंग करनी है, तो आप उसी में प्रैक्टिस भी करते रहो। अब आप बच्चे तो हो नहीं कि आप कॉपी ले रहे हो और उस पर लिखने जा रहे हो कि माय नेम इज शोभित पांडे एंड मैं यहाँ रहता हूँ, तो आप हैंडराइटिंग उसमें कर्सिव वर्सिव बनाए जा रहे हो। हैंडराइटिंग इंप्रूव करो, क्योंकि ये हद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हैंडराइटिंग मस्त रही, गलत भी लिखे रहोगे तो पता नहीं, भगवान अगर साथ देंगे तो पक्का अच्छे नंबर मिल सकते हैं। अब हैंडराइटिंग अच्छी लगेगी तो वो पूरा आंसर नहीं पड़ेगा, शुरुआत का पड़ेगा, लास्ट का पड़ेगा, एंड देन आपको नंबर दे देंगे। हैंडराइटिंग लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो खैर हम लोग इल्यूजन में जी रहे हैं कि अगर गलत लिख दिया तो सही हो जाएगा। हैंडराइटिंग बहुत मस्त करनी है। ओके, एक पॉइंट मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, इसमें मैं ऐड कर देता हूं कि अपने आंसर्स में आप अंडरलाइन करना, ठीक है। जो भी आपको, जैसे आपने बड़ा वाला आंसर लिखा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है अंडरलाइन कर लो, अच्छा लगेगा, ठीक है। एंड जब अच्छा लगता है तो नंबर मिलता है। ये जितनी चीज मैं बता रहा हूं उसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि अंडरलाइन भैया आपने बोला लास्ट में ऐड कर लो इसको, तो ठीक है मैं नहीं करता हूं। जो बोर्ड में लिखे हैं वो सारी चीजें तो मैं कर ही रहा हूं। नहीं मेरे भाई, जितना बता रहा हूं कंपल्सरी, एंड आई एम एज्यूमिंग अभी फिर से कि आप अगर अभी तक टिके हुए, क्यों अभी तक वही लोग टिके हैं जिनके 95 से ऊपर आने ही आने हैं, आने ही आने। आप मानो या ना मानो,
आपके अंदर इतना ज़ील है कि आप वीडियो इतने एंड तक देख ले रहे हो अपने इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, मैं बता रहा हूं आपके अंदर है कैपेबिलिटी कि आप आराम से पा सकते हो 95 के ऊपर। ये कोई चीज ऑप्शनल नहीं है, सारे के सारे पॉइंट्स करने हैं। 8 पॉइंट है 8, 9 पॉइंट है 9, गिन लेना कितने हैं। एंड प्लीज नोट्स बनाना मत भूलना, ठीक है। अपने भैया के कहने पे नोट्स बना लेना, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। ये वीडियो एक टाइम वेस्ट ही हो जाएगी। ये 20 मिनट की वीडियो बनी है, 20-25 मिनट की, टाइम वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। कुछ मजा नहीं आएगा क्योंकि फ्रूटफुल रहेगी नहीं ना। ये सारी जितने आप इसके नोट डाउन करते जाओ और इसको आप आभूषण में पता नहीं क्या कह दिया यार, इसको साइड करो, मैं फिर से रीटेक नहीं करने वाला, बहुत ज्यादा लंबी वीडियो बन चुकी है। नोट्स बनाओ, जो ग्रामर से रिलेटेड पॉइंट है उसे आप अलग कैटेगराइज करो, एंड देन जो राइटिंग से है उसको आप अलग कैटेगराइज करो, एंड जो लिटरेचर से आप उसे अलग करो, ठीक है। यही वीडियो थी जो मुझे आपको देनी थी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हिंदी की भी अलग आएगी, ठीक है, हिंदी की अलग आएगी, एंड उस पर भी अब निचोड़ के डिटेल एनालिसिस करेंगे क्या चीजें करनी है क्या चीज नहीं करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 2 सब्जेक्ट। अगर इसमें आ गया तो 96 के ऊपर गारंटीड है, अगर इसमें गंदा आया तो 90 के ऊपर भी, 90 के नीचे भी आप पटका सकते हो, ठीक है। 95 के नीचे तो जाएगा ही जाएगा अगर इन दोनों में गंदा हुआ। बट ये वीडियो आपने देखी है एंड गारंटीड आपके आएंगे 96% के ऊपर, ठीक है। नोट्स बनाना एंड देन फॉलो करना, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। तब तक के लिए सी एंड हैव अ ग्रेट डे। सब्सक्राइब नहीं किया है 10th वाले हो, प्लीज सब्सक्राइब करो, क्योंकि वीडियोस बहुत सारी लाऊंगा। जब बोर्ड के कुछ समय पहले आपका प्री बोर्ड वाला माहौल होगा, आपका प्रिपरेशन वाला फेज होगा, तो उसमें मोटिवेशन वीडियोस भी बहुत सारे आएंगे। मोटिवेशन वीडियोस जंक रहती हैं, ठीक है। एग्जीक्यूशन वाली वीडियोस ही मस्त रहती हैं, वो सारी वीडियोस आएंगी, तो उसे आप मिस ना करो। तो बेल आइकन पे भी हिट कर देना, एंड ठीक है, तब वीडियो एंड करते हैं।